Hello students, welcome to online class of physics. Today in this tutorial we are going to continue with our topic applications of dimensional analysis. पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन सीखी थी to convert the value of a given physical quantity from one system of unit to another system of unit, right? Today we are going to see the second application. The second application of dimensional analysis is to check the dimensional accuracy of a given physical relation और फॉर्मूला. आपको यहां पे कोई फॉर्मूला दिया होगा, वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसको चेक करना भी इजी है अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस आता है. पर यहां पे ये बात समझ ली जाए कि एक्यूरेसी वर्ड के साथ डायमेंशनल वर्ड क्यों आया, क्या मतलब है हमारा डायमेंशनल एक्यूरेसी से. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे एक प्रिंसिपल डिफाइन करूंगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब होता है, या होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक जैसा होना. तो यहां पे किसी फिजिकल इक्वेशन में या फॉर्मूला के अंदर जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सब की डायमेंशंस लेफ्ट और राइट साइड पे क्या होनी चाहिए? सेम. तो क्या स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल की? इफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट, अगर कोई दिया गया फिजिकल रिलेशन करेक्ट है तो dimension of all the terms on both sides of relation are same. इसको जल्दी ही एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा. पहले ये प्रिंसिपल किस फैक्ट पे बेस्ड है? देखो, बहुत लोअर क्लासेस में आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस, अलजेब्रा पढ़ना शुरू कर दिया था. यू वेरी वेल नो दैट वी कैन नॉट ऐड 6 and x. Why? Because 6 is a numeral and x is a variable from alphabets. Means what? You can compare an apple with an apple, you can compare a banana with a banana in all the terms, right? In the same way, in physics, you can add velocity with velocity. You cannot add velocity with force. If you say that 6 Newton plus 5 meter per second is going to give you some answer, that is not going to give you something. Which means that like terms can be added or subtracted. प्रेशर में से प्रेशर को ही माइनस या प्लस किया जा सकता है, स्पीड के साथ स्पीड ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, फोर्स के साथ फोर्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन यूजुअली हम इसको कई बार इग्नोर कर जाते हैं और ऐसे ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन. तो आप इसको यहीं पे याद रखोगे कि इसको कैसे करना है. अभी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलूंगा और उन पे क्या अप्लाई करूंगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, चेक द एक्यूरेसी. ऑफ कोर्स यहां पे किस एक्यूरेसी की बात हो रही है? डायमेंशनल एक्यूरेसी की. ऑफ s is equal to ut plus half at square where symbols have their usual meaning. यूजुअल मीनिंग का मतलब क्या है? ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी सी लगेगी, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी हमने. वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन. और कौन सी? सेकंड, डिस्टेंस टाइम रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन.
एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, देन द साइन ऑफ एडिशन, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइम। पहले तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है। इस इक्वेशन की दो साइड्स हैं, वन इज लेफ्ट साइड जिसपे सिर्फ एक ही टर्म है कॉन एस, वन इज राइट साइड। राइट साइड पे कितनी टर्म्स हैं, कई बच्चों को ये भी नहीं देखना आ रहा होता इस लेवल पे पहुंच के। बेटा टर्म्स का मतलब है जिनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो। तो यहाँ पे यूटी और हाफ एटी स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब यूटी एक टर्म है जिसके अंदर यू और टी मल्टीप्लाई में है। हाफ एटी स्क्वायर इज अनदर टर्म जिसमें एक कांस्टेंट है हाफ विच इज मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन एंड स्क्वायर ऑफ टाइम। तो यहां पे आपको पहले राइट साइड लेनी है या लेफ्ट साइड ले सकते हो, पहले लेफ्ट साइड लेनी है, उसकी जितनी भी टर्म्स है उनकी डायमेंशन चेक करो, फिर राइट साइड की जो टर्म्स है उनकी डायमेंशन चेक करो इंडिविजुअली। लेट मी शो यू हाउ। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई एल। अभी राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में मैंने आपको देखना सिखा दिया कि इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस है, इसका मतलब कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। तो पहली टर्म क्या है राइट हैंड साइड पे, u इंटू टी, इकट्ठा लेना है इस टर्म को, ये एक टर्म है इसको पूरा एज इट इज लेना है। अब u क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और साथ में क्या है t, t क्या है टाइम। तो अगर u और t मल्टीप्लाई में है तो u और t के डायमेंशन भी मल्टीप्लाई में होंगे। सो t रेज टू पावर माइनस वन, t रेज टू पावर प्लस वन कैंसल आउट होके क्या बचेगा सिर्फ आपके पास l। लेट्स लुक एट द थर्ड टर्म, मींस राइट हैंड साइड की दूसरी टर्म हाफ एटी स्क्वायर। यू नो हाफ इज अ कांस्टेंट एंड इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। तो मेरे पास सिर्फ कौन सी टर्म बचती है, आप हाफ लिखना चाहते हो एक बार लिख भी लो, लेकिन इसका डायमेंशनल एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू लीव हाफ, 1/2 इज अ कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ए एक्सेलरेशन जिसकी यूनिट एल टी माइनस टू होती है एक्सेलरेशन की, टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर। नाउ अगेन लुक केयरफुली, टी हैज गॉट पावर माइनस टू, टी हैज गॉट पावर प्लस टू। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा एल। नाउ केयरफुली सी द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म on right hand side as well as on left hand side. On right hand side s has dimension l, sorry on left hand side, on right hand side first term ut has dimension l and half at square also has dimension l। इसका मतलब तीनों की डायमेंशन सेम है। तो जो इक्वेशन गिवन थी हमें ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम यहां पे सॉल्व करते जाएंगे उतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, फैक्ट याद रखना, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। प्रिंसिपल क्या है, हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम। लेट मी गेट टू द सेकंड प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम इज check the dimensional accuracy of, किस चीज की चेक करनी है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां पे हमें बताया गया है कि टॉ क्या है, टॉर्क। सिंबल का मतलब बताया होगा, वरना जो कॉमन सिंबल्स हैं अगर कई बार एग्जामिनर उनको बताना भूल जाता है, वैसे तो कंप्लीट स्टेटमेंट में बताया जाना चाहिए, पर यू मस्ट लर्न देयर सिंबल्स। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना मोमेंट है, मोमेंटम नहीं है, मिक्स मत करना वर्ड्स को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट वर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, मोमेंट वर्ड जुड़ा है रोटेशन से, तो किसी बॉडी के पास जो रोटेशनल इनर्शिया होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। व्हाट इज अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे ये क्या है, आपने सिंपल एक्सेलरेशन तो सुनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ ये कौन से मोशन के लिए होती है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होती है, पर जब कोई चीज रोटेशनल मोशन में है तो उसके पास जितनी एक्सेलरेशन होती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है टॉर्क।
अब टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आप अगर टेबल में से चेक करो, ये आपको याद होना चाहिए, इट इज ml_p-2। यू सी, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे, राइट। अदरवाइज इनके सिंपल फॉर्मूलाज याद रखो। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो R और F की डायमेंशंस पुट करें तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, फोर्स की डायमेंशन होती है ml_t-2। तो अगर यहां से आप टॉर्क की डायमेंशन बनाओगे तो क्या बन जाएगी? m, L कितनी बार आ गया? 2 बार, t-2। ये देखो मैंने वही लिखा। तो या तो आपको ये वाले एक्सप्रेशन याद रहे, वर्क ऑन इट, लर्न इट, राइट। चलो राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे कितनी टर्म्स हैं? अब कोई इसको ये नहीं बोलेगा कि 2 टर्म्स हैं, आई और अल्फा मल्टीप्लाई में है। टर्म कैसे देखते हैं हम? अगर प्लस और माइनस में हो, मतलब आई और अल्फा के बीच में अगर प्लस होता तब हम कहते 2 टर्म्स हैं। इफ दे आर इन मल्टीप्लाई दैट इज अ सिंगल टर्म। आई अल्फा एक ही टर्म है, तो आपको आई और अल्फा टुगेदर लेके चलना है। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे पंखा है, पंखे का जो बीच में वो पाइप होता है जिसके हेल्प से वो लटकी होती है सीलिंग के साथ, वो रोटेशनल एक्सिस है उसका, और उसके जो विंग्स हैं उसकी लेंथ कितनी है, राइट। उसको मेजर कर लो वो मिडल वाले पाइप से, दैट इज कॉल्ड रेडियस। अभी ये जो घूमेगा पंखा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वो जितना पंखे का मास है इनटू स्क्वायर ऑफ जितना उसके विंग का क्या है? रेडियस है, उसका स्क्वायर। तो इसका अगर डायमेंशन बनाऊं तो मास का डायमेंशन m, r स्क्वायर का l, तो ये I का बन जाएगा m_l²। सिंपल, ठीक है। अभी जो अल्फा है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम, और 80 ऑलरेडी वहां पे पड़ा था। तो एंगल की तो कोई यहां पे डायमेंशन नहीं होती, आर्क अपॉन रेडियस है, लेंथ से लेंथ कट गई, सिर्फ नीचे क्या बचा? t² बचा ना, तो t² की डायमेंशन क्या बनेगी? ये हमने टेबल में सारे किए हैं। अब जरा इन दोनों ब्रैकेट्स को क्लब कर दो। पहली ब्रैकेट में क्या है? m, दूसरी में l², तीसरी में t-2। अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये बनता है ml2t-2। नाउ लुक एट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ द टर्म्स। लेफ्ट हैंड साइड पे टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड पे आई अल्फा का, टुगेदर डायमेंशन सेम है। तो ये फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला करना सीख लिया हमने, एक सिंगल टर्म आ जाए लेफ्ट राइट साइड पे तो उसको करना सीख लिया। अभी एक काम करते हैं, अभी एक और एक्सप्रेशन करके देखते हैं जिसमें एक टेक्निक आपको सीख लेनी है, उसके बाद वो चीजें सिंपल हो जाएंगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी का। अभी आप इसको पहली बार सुन रहे हैं, राइट। इफ आई हैव अ चॉक, आई थ्रो इट अप, तो ये कुछ डिस्टेंस ऊपर हाइट कवर करेगा, फिर वापस क्या जाएगा? नीचे। मैं और ज्यादा वेलोसिटी देके इसको फेंकूं, हायर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये और ज्यादा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी वापस। If I go on adding this velocity while throwing it up, I'll reach a stage के इसको अगर वो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली मिलती रहे, जैसे रॉकेट की बात करते हैं, जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसको कॉन्टिन्यूसली एक वेलोसिटी देते रहते हैं ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर जाए। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ग्रेविटेशन यूनिट में इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एस्केप वेलोसिटी। ये एक ऐसी चीज है जिसने आपकी लाइफ को अर्थ पे बना के रखा हुआ है। यही एक चीज है जिसकी वजह से मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। सो चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ एस्केप वेलोसिटी, जिसमें v किसके इक्वल है हमारे पास? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। सिंपल्स के मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है। चलो इस चीज को ना मैं सुजेस्ट करूंगा कि सॉल्व करने से पहले ये जरा अंडर रूट का किस्सा खत्म कर दो। अब अगर अंडर रूट का किस्सा खत्म करना हो तो तरीका क्या है? दोनों साइड पे क्या कर दो? स्क्वायर। तो सबसे पहला काम, जैसी भी ये इक्वेशंस आएंगी आपके पास, सबसे पहले यहां से अंडर रूट वगैरह, पावर हाफ, पावर 5/2, 7/2, ये सब चीजें तो उसको खत्म कर लेना पहले।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं मैं तो क्या आने वाला है, इधर हो जाएगा वी स्क्वायर और यहां से अंडर रूट हट जाएगा 2gm/r। नाउ सी केयरफुली, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक टर्म है दैट इज वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt-1, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। मीनवाइल जब आप ये न्यूमेरिकल्स करोगे, अगर आपको याद नहीं रह रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, ज्यादा यहां पे अपने आप को पैनिक मत करना, टेबल खोलो, वहां से फॉर्मूला देके पुट करो और जब यूज कर रहे हो वो फॉर्मूला ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं, सो द बेस्ट सॉल्यूशन इज, एक तो बेसिक फॉर्मूलाज को समझो, नंबर 1, नंबर 2, जितनी प्रॉब्लम्स हो सके उतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ, स्लोली एंड स्टेडली यू विल कीप देम ऑल इन योर माइंड। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा l² t की पावर -2। चलो राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड पे कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं, अभी 2g m और r मल्टीप्लाई या डिवाइड में है। हमने क्या कहा था कि टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, तो यहां तो एक सिंगल टर्म ही है, उसमें से भी जो 2 है वो तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो कैपिटल G है वो कांस्टेंट जरूर है पर इसकी डायमेंशंस है, तो इसको डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। m मास बदल सकता है, मतलब प्लैनेट के लिए फिक्स है बट अदरवाइज इट इज अ डायमेंशनल वेरिएबल, डिस्टेंस भी डायमेंशनल वेरिएबल। चलो उस सबको छोड़ो, यहां पे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, याद आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m⁻⁻1 l3t⁻²। आई होप यू रिमेंबर इट। कहां से बनाया G का फॉर्मूला, रफली बता देता हूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बनाया है। यहां से G को एक तरफ रख के बाकी सारी चीजें इधर ले आओ और बना लो। तो बेसिक आपके लिए उनके एक्सप्रेशंस है। चलो मास के लिए क्या लगा दिया m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के लिए क्या लगा दिया l। लेट्स सॉल्व इट नाउ। इफ आई सी m⁻⁻1 m⁻⁻+1 कैंसल आउट, l के साथ यहां पे पावर कट करके 2 रह गया, तो क्या बचा अल्टीमेटली मेरे पास बचता है l² t⁻²। जरा चेक करो, यही डायमेंशंस तो लेफ्ट हैंड साइड की थी और वही क्या आ गई राइट हैंड साइड की। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो सर आप ठीक है करेक्ट करना सिखा रहे हो, पर सपोज कोई फॉर्मूला इनकरेक्ट तो क्या लिखेंगे, बस लास्ट पे लिख देंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट। और ये बार बार डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यों आ रहा है, सिंपली करेक्ट और इनकरेक्ट क्यों नहीं आ रहा। I'm going to show you here in this problem। कौन सी प्रॉब्लम लेके चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना इसको। रूल आउट द डायमेंशनली incorrect formula for kinetic energy। यहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दी जा रही हैं। योर नंबर 1 ऑप्शन इज, योर नंबर 1 ऑप्शन इज ½ mv² प्लस ma, किसका है ये, काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा 3/16 mv², कहता दोनों में से काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला चूज करो जो डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट वाले को रूल आउट कर दो, बाहर निकाल दो। चलो पहला फॉर्मूला चेक करते हैं, पहला फॉर्मूला चेक करते हैं। पहले में वो कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो दरअसल ½ mv² इंटू ma है। लेट्स चेक इट, इसको चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी की कोई टाइप, एनर्जी किसी भी टाइप की, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 होता है, वी नो इट। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। पहले तो ½ mv² पे लगाओ, इस टर्म पे ½ mv² का
डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करूं तो हाफ तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मास का हो गया एल, वेलोसिटी का हो गया, मास का हो गया सॉरी एम, और वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन का, साथ में क्या पड़ा है वी के ऊपर क्या है स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व भी करूं ये स्क्वायर अंदर आएगा एल के साथ और टी के साथ, सो आई एम सर्टेन टू गेट द रिजल्ट एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चलो अभी तक तो सब सही जा रहा है, अगर सेकंड टर्म का भी इधर से सही आ जाए तो मैं बोल दूंगा डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। नाउ इफ यू क्लब इट अप तो आपके पास आंसर आएगा एम एल टी माइनस टू। हमने क्या कहा था कि कोई रिलेशन करेक्ट तब है जब सभी टर्म्स की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड टर्म की डायमेंशन क्या है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज एम एल टू टी माइनस टू। राइट साइड पे दो टर्म्स हैं, उसमें से अगर पहली टर्म की डायमेंशन चेक करें वो तो एम एल टू टी माइनस टू ही है, सेम है। बट अगर मैं सेकंड टर्म की डायमेंशन चेक करूं वो डिफरेंट आती है, इन दोनों में एल का स्क्वायर है, इसमें एल का स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन गलत है। अगर ये सही होती तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम आनी चाहिए थी, तो पहला फॉर्मूला नहीं हो सकता। चलो दूसरे फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या आएगा इधर इसके, ये किसका फॉर्मूला है, हम बता रहे हैं किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन हो गई एम एल टू टी माइनस टू, नो प्रॉब्लम, राइट। राइट हैंड साइड चेक करूं तो एक ही टर्म है 3/16 एम वी स्क्वायर। अब 3/16 इज अ डायमेंशनलेस नंबर, इसको छोड़ दो। m की डायमेंशन कैपिटल M, v की l t माइनस वन, और ऊपर से इसका क्या है स्क्वायर। अगर इसको कंबाइन करूं तो क्या आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नाउ जरा इस चीज को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई, सेम आ गई। अगर ये डायमेंशन सेम है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, सिर्फ डायमेंशनल एस्पेक्ट से देखा जाए। लेकिन अगर मैंने रिकॉल किया 9th क्लास को तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो अदरवाइज तो ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि 3/16 की यहां पे जगह पे क्या होना चाहिए था 1/2, पर डायमेंशनली ये क्या है, करेक्ट है। तो यहां से एक फैक्ट पता चलता है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आ जाए तो वो मे और मे नॉट बी करेक्ट, दोनों केसेस पे आगे डिपेंड करता है, वो सही भी हो सकता है वो नहीं भी। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब है कि फॉर्मूला सही हो भी सकता है अगर कांस्टेंट्स सही हो, लेकिन अगर कांस्टेंट गलत हो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फिर भी वो अदरवाइज क्या माना जाता है, गलत। पर अगर कोई फॉर्मूला अदरवाइज इनकरेक्ट है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला अदरवाइज इनकरेक्ट हुआ तो वो डायमेंशनली तो पक्का ही इनकरेक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो मे और मे नॉट बी करेक्टेड हो सकता है, पर अदरवाइज इनकरेक्ट है तो डायमेंशनली तो वो पक्का गलत है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो फाइनली एक और टाइप की प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, बस उसकी दो एग्जांपल्स करेंगे, देन वी विल फिनिश इट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं वो। अच्छा, इसमें हम फैक्ट को यूज करने वाले हैं, जिस फैक्ट की हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। हाँ जी, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना। फाइंड the dimensions of a multiply b, no, a divide by b in the equation, कौन सी इक्वेशन है, f is equal to a under root x plus bt square। यहां पे f क्या है, फोर्स, राइट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम। कहता आपको एक इक्वेशन दे दी,
जो कि डायमेंशनली करेक्ट होगी, इसीलिए दी गई है। इस डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में से ए और बी की डायमेंशन निकाल के उनकी रेशो निकालो। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन एफ की है वही डायमेंशन ए अंडर रूट एक्स की है, वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर की है। तो इसके सॉल्यूशन में हम अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे और इसका क्या उठाएंगे यहां से फैक्ट कि अगर इज इक्वल टू में फोर्स है तो पक्का ये दोनों टर्म्स भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तभी तो फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स आया है, अदरवाइज आ ही नहीं सकता था। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूंगा पहले मैं फर्स्ट हाफ ले लेता हूं, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहां से फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, वी ऑल नो दैट इट इज एम एल टी माइनस टू, राइट। क्या हमें ए की डायमेंशंस पता है, नहीं पता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंडर रूट एक्स की डायमेंशन क्या हो गई, यानी कि अंडर रूट एल। अंडर रूट एल का मतलब एल की पावर हाफ लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से ए की डायमेंशन निकाल लो। क्या करोगे, एल की हाफ को इधर लाके डिवाइड करोगे, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल हाफ। चलो इसको सॉल्व कर लो, अगर यहीं पे चाहते हो आगे ए बाई बी में करना है तो वहां भी कर सकते हो। ए की डायमेंशन पता चल गई। अभी एफ की और थर्ड टर्म की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ओके, डायमेंशन ऑफ एफ क्या है, एम एल टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ बी तो पता करनी है, टी स्क्वायर की क्या हो जाएंगी, टी रेज टू पावर टू। अच्छा, अब b की डायमेंशन निकालने के लिए ये साथ वाली टर्म को इधर ले आए, नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। इट विल लीव द थिंग्स एज एम एल टी माइनस टू, नीचे से टी माइनस टू और ऊपर आएगा, इट विल बिकम टी माइनस फोर। ये आ गई b की डायमेंशन। अब आपने a और b की डायमेंशन इंडिविजुअली फाइंड आउट कर ली है। व्हाट इज योर पर्पस, योर पर्पस इज टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ a डिवाइड बाय b। तो यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे सिंपली आपको a को b के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल हाफ। ठीक है, इनटू वन बाय, डिवाइड में है ना b तो नीचे वन बाय करूंगा इसका। b की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस फोर। चलो अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, देखो m से तो m कैंसिल हो गया, t की पावर यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे क्या है, अब सारा इसको समेट लेते हैं। m तो देखो बचा ही नहीं कहीं। अगर l की बात करूं तो l की पावर ऊपर कितनी है, वन, नीचे कितनी है, हाफ, ऊपर जाके कितनी बन जाएगी, माइनस हाफ। एक पावर l की, अच्छा इसको भी कैंसिल कर सकते थे भाई हम, तो l की पावर तो सिंपली क्या बची, हाफ बची ऊपर जाके। अच्छा, t की पावर माइनस टू यहाँ पे है, ऊपर आएगा ये क्या बन जाएगा, प्लस फोर। अगर प्लस फोर बनेगा तो एट द एंड हमारे पास क्या बचने वाला है, l माइनस हाफ टी रेज टू पावर टू। सो दिस इज योर आंसर। हमने यहाँ पे क्या यूज किया कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो सभी इंडिविजुअल टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूलाज सेम होते हैं। अगर सेम होते हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, इक्वेट। नाउ द फाइनल प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व विल क्लियर द कॉन्सेप्ट more so that you can learn it properly. चलो, find the dimensions of A and B in equation। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन बड़ी फेमस है, आप केमिस्ट्री में बहुत जल्दी इसको पढ़ लोगे प्लस वन में ही। कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ये इक्वेशन, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजों के साथ। सर जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करवा रहे थे आपने एक इक्वेशन डिराइव कराई थी PV इज इक्वल टू NRT, और क्या बोला था इसे, आइडियल गैस इक्वेशन। एन क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो, वन, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। बट दिस इक्वेशन इज फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। एक्चुअल में जो गैसेस हैं वो सारे गुणों के ऊपर खरी नहीं उतरती। तो रियल गैसेस के लिए
ये इक्वेशन कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाती है, प्रेशर में कोई टर्म ऐड हो जाती है, वॉल्यूम में कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इज इक्वल टू RT रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको वंडरवाल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंडरवाल इक्वेशन। आप पढ़ोगे इसको केमिस्ट्री में। चलो, अपना काम क्या है कि यहां से ए और बी की डायमेंशंस निकालनी है। पहली ब्रैकेट को ध्यान से देखो, प्रेशर में कुछ ऐड किया गया है, क्या? A बाई वी स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं कि एक ही जैसी टर्म्स को ऐड किया जा सकता है, इसका मतलब जो डायमेंशन यहां पे प्रेशर की है वही डायमेंशन यहां पे A बाई वी स्क्वायर की है। सिंपल सी बात है, जो डायमेंशन प्रेशर की है वही डायमेंशन A बाय वी स्क्वायर की है। दूसरी बात हम यहां पे क्या जानते हैं? दूसरी बात हम जानते हैं कि सेकंड ब्रैकेट में वॉल्यूम माइनस बी है, तो एक ही जैसी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि एक ही जैसी का मतलब है जिनकी एक ही डायमेंशन हो। तो जो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम है वही डायमेंशंस ऑफ क्या है? बी है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे क्या होता है? m l माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू, ए की तो डायमेंशन निकालनी है, v वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया l क्यूब, ऊपर से उसका क्या पड़ा है? स्क्वायर। तो यहां से a की डायमेंशन क्या आएगी? 3 2s are 6, यहां ऊपर आएंगे l की पावर माइनस 1 ऑलरेडी है, 6 यहां से आएगी, क्या रह जाएगी? माइनस 5 t रेज टू पावर माइनस 2। तो ये आपके डायमेंशंस किसके आ गए? a के। बहुत इजी है। डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट b। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? l क्यूब, ठीक है, और यहां पे किसकी डायमेंशन दिखनी है? b की। तो ये तो बेटा आपके पास ऑलरेडी सॉल्व होके ही आ गया। यहाँ पे v माइनस बी था, तो b की डायमेंशन क्या आ गई? l की। राइट, दिस वाज दैट मच सिंपल। तो सेकंड जो एप्लीकेशन थी डायमेंशनल एनालिसिस की, के डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम फॉर्मूलाज की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। साथ के साथ अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इस इक्वेशन में से कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशंस को निकाला जा सकता है। फिर से मेरी बात याद रखना, कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, वी कॉल देम डायमेंशनलेस कांस्टेंट लाइक पाई 1/2 e which is 2.47 I guess, right? Then there are dimensional constants जिनकी डायमेंशंस होती हैं लाइक कैपिटल G, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। See you in the next video with third and last application of dimensional analysis. With that, we will cover the topic dimensional analysis. Till then, take care of yourself. Goodbye.